हेलो गाइस, मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सुगम स्टडी में। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा ऋग्वेद। और ये ऋग्वेद जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, यह सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेरे भाई बहन किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उसी के पैटर्न पे सारा मैंने डाटा कलेक्ट किया है और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, चलते हैं टॉपिक्स देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब पहला देखते हैं ऋग्वेद आखिर में होता क्या है। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं मतलब क्या होता है? ऋचाओं मतलब होता है आपके मंत्र। ऋचाओं मतलब क्या होता है? मंत्र होता है। ठीक है, तो इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। आपको याद रखना है 10 मंडल। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। आपको ध्यान रखना है 10 मंडल। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं, तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। 10,462 ऋचाएं हैं। ये अभी तक एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है कि ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं, ये कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि इतिहासकार जो है ना इस पे सहमत नहीं है कि ऋचाएं कितने हैं। कहीं कम बता दिया जाता है तो कहीं ज्यादा बता दिया जाता है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को, मतलब इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को हम होत्री कहते हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका मतलब ये हो कि ऋग्वेद जो है उसको जो ऋषि जो पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद जो पढ़ता है, जो ऋषि जो पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ऋग्वेद से हमें इस वेद से यानी ऋग्वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली ये भी पता चलता है, इतिहास के बारे में पता चलता है और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में किससे पता चलता है? तो ऋग्वेद से पता चलता है। इतिहास के बारे में जो किससे पता चलता है? तो ऋग्वेद से पता चलता है। ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूं दूसरा कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए, अब क्वेश्चन से डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचनाकार, गायत्री मंत्र के रचनाकार या गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र हैं। एक ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। एग्जाम में क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है ऋग्वेद के कौन से मंडल में है गायत्री मंत्र? तो तीसरे मंडल में है। ठीक है, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। किसको? सावित्री को समर्पित है। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ठीक है, और ये है ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, देवता सोम का उल्लेख है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, सोम का उल्लेख है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे कंसेप्ट देखते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को हम खिल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। गाइस, ध्यान से सुने, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को हम क्या कहते हैं? तो खिल कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। या हस्तलिखित ऋचाओं को किस मंडल में रखा गया है? हस्तलिखित ऋचाओं को किस मंडल में रखा गया? तो 8वें मंडल में रखा गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। ठीक है, अगला देखते हैं। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। यहां से चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है? तो 10वें मंडल में। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा
कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं, कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। मतलब मुख से ब्राह्मणों का उत्पन्न हुआ है, जन्म हुआ है, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, जंघाओं से वैश्य का जन्म हुआ है और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखिए ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, तो देखिए परिच्छेद मतलब क्या होता है? परिच्छेद मतलब होता है पैराग्राफ। तो ऋग्वेद के कई पैराग्राफ में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऋग्वेद में देखिए, ये देखिए वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ठीक है, तो आख्यान मतलब क्या होता है? आख्यान मतलब होता है आपका वृतांत। ओके, आख्यान मतलब होता है वृतांत। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है यहाँ से, डायरेक्टली। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? तो 250, यानी 250 इंद्र के लिए रचना किया गया है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना किया गया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, जो वैदिक साहित्य है उसमें ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आप देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई आपका रिक्वायरमेंट है तो वो भी मेरे को सजेशन दे सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स।